तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर आया है आपके लिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही अमेजिंग संगम सीरीज। जैसा नाम बेटा वैसा ही इसका मतलब है। आज हम जानने वाले हैं कि कैसे 9th और 10th ग्रेड के फाउंडेशन वाले कॉन्सेप्ट हमें एक्चुअली नीट के एग्जाम के पेपर सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब तो लगेगा कि सर 9th और 10th का कॉन्सेप्ट और कहां नीट के एग्जाम का क्वेश्चन। इसी मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए संगम सीरीज का एक और एपिसोड, जहां हम आज बात करेंगे कि कैसे 9th 10th का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आपको रियलिटी में आपके नीट एग्जाम में 4 से 12 नंबर तक स्कोर करने में हेल्प करता है। राइट, सो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, और हम जानते हैं कि कैसे आज हम बायोलॉजी का संगम देखेंगे नीट के साथ। शुरुआत करते हैं बच्चे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो नीट एग्जाम्स का ना सबसे फेवरेट टॉपिक है। पिछले 10 साल 15 साल के नीट पेपर उठा के देखो, आज इसे नीट के नाम से जानते हो, पहले AIPMT के नाम से जानते थे। पेपर या नाम कोई भी हो, लेकिन टॉपिक हमेशा सेम। राइट, सो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे हमने कहा डार्क रिएक्शन या फिर हमने कहा केल्विन साइकिल। ठीक है, एंड ये कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों ग्रेड 10th की NCERT बुक का। राइट, सो आज हम इसी छोटे से कॉन्सेप्ट को, फोटोसिंथेसिस का एक बहुत मिनिएचर सा कॉन्सेप्ट, कैसे नीट एग्जाम में हर साल कहीं ना कहीं पूछा जाता है, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट की रिविजिट के साथ, और उसके साथ मैं आपको दिखाऊंगा पिछले 3 साल में आए हुए इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चंस। ठीक है, सो आर यू ऑल एक्साइटेड, आर यू ऑल रेडी? चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं, और एक छोटा सा रिकैप आप ले लो एक बार। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताइए 10th ग्रेड की NCERT में हमने पढ़ा व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप सभी लोग तुरंत मुझे 3 स्टेप गिना दोगे। कौन से स्टेप्स है? सबसे पहले आप कहोगे कि सर 3 बेसिक स्टेप में पहला स्टेप हमारा होना चाहिए एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ठीक है भाई, सनलाइट को हमने एब्जॉर्ब कर लिया। किसने एब्जॉर्ब किया? क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया। फिर क्या हुआ? आप बोलोगे सर क्लोरोफिल ने सोलर एनर्जी को तो एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसके बाद सेकंड स्टेप होना चाहिए इसी सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ATP NADPH भी बनाएंगे और वाटर का भी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। ठीक है, सो यहां पर सनलाइट की प्रेजेंस में सोलर एनर्जी की वजह से क्या हुआ? पानी स्प्लिट हो गया। सो इसी को बोला गया सेकंड स्टेप फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब क्या होगा? फाइनल स्टेप आप बोलोगे सर हमारी NCERT सिर्फ यही कहती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट्स ने स्टोमेटा के थ्रू लिया था उसे रिड्यूस करके हमने ग्लूकोज बना दिया। ठीक है, सो CO2 रिड्यूस्ड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। ठीक है भाई, ये बेसिक से 3 स्टेप हमारी NCERT बुक बताती है। हालांकि अगर फाउंडेशन के बेसिस पर प्यारे बच्चों हम देखें, जहां हम हमेशा कुछ स्टेप्स बियॉन्ड चलने की कोशिश करते हैं सो दैट हमारी बेसिक नॉलेज मजबूत हो, हम ये कह सकते हैं कि भाई अपर 2 टॉपिक्स जो है ना, अपर 2 स्टेप, शुरुआत के दोनों स्टेप लाइट रिएक्शन है। ये लाइट ड्रिवन रिएक्शन है प्यारे बच्चों। ठीक है, और ये होता है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। हालांकि अगर आप लास्ट स्टेप की बात करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड गॉट रिड्यूस्ड टू फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट, ये एक ऐसा रिएक्शन है बच्चों जिसे कहा गया डार्क रिएक्शन। ठीक है, ये डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि अंधेरे में ऐसा होता है। ठीक है, इस रिएक्शन को सनलाइट की जरूरत नहीं है, बट सनलाइट का यूज करके, लाइट रिएक्शन का यूज करके जो एंड प्रोडक्ट्स मिले हैं, जो ATP और NADPH मिला है, उसे यूज करता है डार्क रिएक्शन। और ये डार्क रिएक्शन ही आज की क्लास में, आज के इस छोटे से क्विक सेशन में प्यारे बच्चों हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं डार्क रिएक्शन को। बेटा आप सभी जानते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, और हम ये भी जानते हैं कि ग्रेना में तो लाइट रिएक्शन हुआ और स्ट्रोमा में हुआ डार्क रिएक्शन। अब उसी डार्क रिएक्शन की वजह से मुझे मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट हमें कहां मिला? ये सारा का सारा डार्क रिएक्शन जो है ना प्यारे बच्चों,
इट इज हैपनिंग इनसाइड द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सो स्ट्रोमा में आपको ये डार्क रिएक्शन होते हुए दिखेगा एंड इट इज ड्रिवन बाय अ साइकिल कॉल्ड द कैल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल प्यारे बच्चों इसे इसीलिए बोला गया बिकॉज ये जो पाथवे है, इस पाथवे को डिस्कवर किया था एक बायोलॉजिस्ट ने जिनका नाम था मेल्विन केल्विन। अब क्योंकि उन्होंने इस पाथवे को डिस्कवर किया, इसीलिए टू ऑनर हिज वर्क इस साइकिल का नाम भी पड़ गया केल्विन साइकिल। और यही आज का हमारा मेजर एजेंडा है डिस्कशन का। ठीक है, सो अगर हम बात करें प्यारे बच्चों डार्क रिएक्शन में जितना भी CO2 प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया था स्टोमेटा के थ्रू, उसे हम रिड्यूस करेंगे। एनसीईआरटी ने सिर्फ बोल दिया रिड्यूस करेंगे, कैसे करेंगे ये फाउंडेशन में भी हमने पढ़ा प्यारे बच्चों कि जितना भी हाइड्रोजन हमारे पास है इन द फॉर्म ऑफ NADPH, उसी NADPH से हम हाइड्रोजन को यूज कर लेंगे। एंड यू ऑल नो 10th ग्रेडर्स तो ये सब अच्छे से जानते हैं कि जब भी हाइड्रोजन किसी केमिकल एंटिटी के साथ जुड़ता है वी कॉल इट एज रिडक्शन, और यही तो रिड्यूस करना था हमें। ठीक है, और इस रिडक्शन के लिए हमें एनर्जी की भी जरूरत होगी, इट मींस हमें ATP की भी रिक्वायरमेंट होगी। सो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि सर कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन के लिए मुझे दो एंटिटीज चाहिए, और वो दो एंटिटीज क्या है? एक एंटिटी है मेरे पास NADPH और दूसरी एंटिटी है ATP। सो इन्हीं दोनों मॉलिक्यूल्स का हम यूज करेंगे। इंटरेस्टिंगली यही वो दोनों मॉलिक्यूल हैं जो लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट्स भी हैं, राइट? सो नाउ यू कैन कनेक्ट कि लाइट रिएक्शन इज फॉलोड बाय द डार्क रिएक्शन, क्योंकि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट ही यूज हो गए डार्क रिएक्शन को शुरू और कंप्लीट करने में। ठीक है, और इस रिएक्शन को पॉसिबल बनाता है प्यारे बच्चों एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम जो इस पूरे बायोस्फीयर का सबसे अबंडेंट एंजाइम है, एंड दैट इज योर रुबिस्को। अगर हम बात करें बच्चों रुबिस्को की, रुबिस्को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल जिसका पूरा नाम है रिब्यूलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। एंड प्यारे बच्चों बायोलॉजी इज ऑल अबाउट नेम, जहां आप नाम समझ गए वहां आप काम समझ गए और वहां बायोलॉजी कंप्लीट, राइट? इस नाम को देखते हैं, RUBP रिब्यूलोज 1,5 बिस फॉस्फेट प्यारे बच्चों एक 5 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, और अगर इसी का एक एंजाइम देखा जाए वी गॉट कार्बोक्सिलेज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कराने का काम कर सकता है ये एंजाइम। ठीक है, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज ऑक्सीजनेज, यानी ऑक्सीजनेशन ऑक्सीडेशन में भी हेल्प कर सकता है, राइट? इट मींस ये काम करेगा दोनों, बट इंटरेस्टिंगली और लकीली इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कैल्विन साइकिल में हमारा रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यही कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाए और यही रिड्यूस हो जाए, तब जाकर मुझे मिले कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब केल्विन साइकिल कहने में तो कितना आसान है, अच्छा एक कार्बन डाइऑक्साइड आया होगा, रुबिस्को अपना काम कर रहा है, फाइनली मुझे ग्लूकोज मिल गया। बट बेटा इट इज नॉट दैट सिंपल, राइट? इनफैक्ट इट इज अ सीरीज ऑफ मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस। सो केल्विन साइकिल को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, देन वी विल फाइंड आउट कि भाई केल्विन साइकिल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिला। ठीक है, शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों केल्विन साइकिल को समझने से, और हमारी जर्नी शुरू होती है इस RUBP रिब्यूलोज 1,5 बिस फॉस्फेट के साथ। याद रखना जो एक 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहीं से हमारी जर्नी शुरू होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया था वो इस RUBP के साथ अटैच हो जाता है। काउंट करते रहना नंबर ऑफ कार्बन। RUBP जो एक 5 कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें सिर्फ एक कार्बन है वो जुड़कर हमें ऐसा लगता है 6 कार्बन का कंपाउंड में बनना चाहिए, राइट? क्योंकि 5 + 1 इट इज 6, राइट? सो ओवरऑल 6 कार्बन तो मुझे मिलेंगे, लेकिन 6 कार्बन के कंपाउंड की जगह मुझे 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स मिल गए, राइट? तो जब ऐसा होगा it will form 2 molecules of 3-PGA. PGA stands for phosphoglycerate या phosphoglyceric acid, जो कि एक फर्स्ट प्रोडक्ट है, किसका? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है हमारी केल्विन साइकिल का। ठीक है,
अब ये जो CO2 एड ऑन हो पाया बच्चों, यहीं पर काम आया कौन? रूबिस्को, क्योंकि रूबिस्को ने कार्बोक्सिलेशन किया एंड फाइनली रूबिस्को एंजाइम जो कि हमारे स्ट्रोमा में प्रेजेंट था, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करा दिया। कार्बोक्सिलेज फॉर रूबिस्को, तो इस स्टेप का नाम भी क्या रखा जाए? जैसा काम वैसा नाम, कार्बोक्सिलेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल। अब ध्यान देना बच्चों, 3 कार्बन के मेरे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं 3PGA फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। अब इस एसिड को मैं एल्डिहाइड बनाना चाहता हूं, ठीक है। सो इसके लिए मुझे एनर्जी भी यूज करनी होगी, और आप सभी जानते हो बेटा, एसिड को अगर हम रिड्यूस करेंगे तो वो एल्डिहाइड भी बनाएगा, राइट। दैट इज व्हाई अब मुझे जरूरत है रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन की, और इसी के लिए एनर्जी भी तो चाहिए, राइट। दैट इज व्हाई मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इस 3PGA ग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाने के लिए मुझे रिडक्शन भी करना पड़ेगा और मुझे एनर्जी भी लगानी पड़ेगी। एंड वी ऑल नो, हम सभी लिविंग बीइंग्स, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, हमारे पास होती है एनर्जी करेंसी इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब क्योंकि 2 मॉलिक्यूल थे तो 2 मॉलिक्यूल मिलकर 2 ATP यूज करेंगे, ठीक है। हर एक ATP एक मॉलिक्यूल यूज करेगा, 2 हमारे पास क्या है? PGA है, तो 2 ATP यूज होंगे, राइट। एट द सेम टाइम रिडक्शन के लिए मुझे NADPH की रिक्वायरमेंट होगी। एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन यूज करेगा, 2 मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन यूज करेंगे, बेसिक यूनिटरी मेथड, राइट। सो इस वजह से आई कैन से, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल चल रहे हैं, 2 ATP मुझे चाहिए, 2 NADPH मुझे चाहिए, तब जाकर मुझे 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे किसके? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के। और प्यारे बच्चों, यही फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है ना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में हेल्प करता है। लेकिन हम साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट अ केल्विन साइकिल, तो जहां से शुरू हुआ वहीं पर कुछ एंड भी तो होना चाहिए। इसीलिए हमने देखा कि भाई ओवरऑल अभी मुझे यहाँ 6 कार्बन दिख रहे हैं, सिंगल कंपाउंड ना होकर मुझे भले ही 2 कंपाउंड दिखते हैं फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के, बट मुझे तो 5 कार्बन वापस चाहिए, तभी तो साइकिल को मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा। सो इफ आई गॉट 6 कार्बन और 5 कार्बन मुझे वापस भेजने हैं, एक कार्बन का क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू दैट 1 कार्बन? ये जो कार्बन आपने यूज किया बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड से, यही CO2 का C फिक्स हो गया in the process of formation of carbohydrate or the glucose which will follow a sequence of reactions, तब जाकर हमें मिलेगा ग्लूकोज, ठीक है। लेकिन अभी आगे देखते हैं, इसी 6 मॉलिक्यूल आई मीन 6 कार्बन के जो ओवरऑल एग्रीगेशन मुझे देखने को मिला, 5 कार्बन मेरे वापस जाने चाहिए, क्योंकि 5 कार्बन का कंपाउंड RUBP मुझे दोबारा चाहिए, और इसके लिए दोबारा एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ी, लेकिन सिर्फ एक बार, राइट। दैट्स व्हाई 1 ATP ऑफ मॉलिक्यूल इज यूज्ड एंड इन ऑर्डर टू रीजनरेट द RUBP, क्योंकि RUBP रीजनरेट हो गया, इसी को बोल दिया रीजनरेशन। सो व्हाट आर द स्टेप्स? कार्बोक्सिलेशन फॉलोड बाय रिडक्शन फॉलोड बाय रीजनरेशन। लेकिन अभी भी मेरा कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर आपके दिमाग में आया होगा, सर अगर 6 कार्बन में से 5 कार्बन चले गए, मेरे पास तो एक ही कार्बन बचा, और ग्लूकोज तो 6 कार्बन का कंपाउंड है। सो डोंट यू थिंक अगर 6 केल्विन साइकिल यहां पर कंप्लीट हो जाए तो 6 कार्बन एक साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाएंगे, है कि नहीं? और यही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो व्हाट वी हैव सीन प्यारे बच्चों, एक केल्विन साइकिल एक कार्बन मॉलिक्यूल को फिक्स करती है, लेकिन मुझे 6 कार्बन चाहिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए। दोबारा बेसिक मैथमेटिकल यूनिटरी मेथड है प्यारे बच्चों, 6 कार्बन चाहिए। इट्स वेरी ऑब्वियस कि मुझे 6 साइकिल चलानी होंगी। इट मीन्स एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पूरा बनाने के लिए प्यारे बच्चों कितनी केल्विन साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए? 6 केल्विन साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए, जो हमारा यहां से क्या हुआ? एक मेजर कंक्लूजन हुआ, ठीक है। इसके अलावा एक और कंक्लूजन हम यहां पर डिराइव करेंगे। व्हाट वी हैव सीन
कि एक कार्बन को फिक्स करने के लिए प्यारे बच्चों, जस्ट डू द कैलकुलेशन ऑन योर स्क्रीन, एक कार्बन फिक्स करने के लिए कितने एटीपी और एनएडीपीएच यूज हुए, ये आप मुझे बताओ, फॉलोड बाय ऑल दीज 3 स्टेप। तो ये देखा गया एक कार्बन को फिक्स करने के लिए ओवरऑल 3 एटीपी और 2 एनएडीपीएच यूज हुए। नाउ अगर क्वेश्चन आया कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितना एटीपी, कितना एनएडीपीएच, अगेन द यूनिटरी मेथड, भाई 6 कार्बन का ग्लूकोज बनाओगे तो सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 एटीपी चाहिए हमें, किस लिए बताइए, एंड 12 एनएडीपीएच किस लिए चाहिए, केल्विन साइकिल को पूरा करके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए। और यही है हमारा मेजर कंक्लूजन, जहां से हर साल हर बार इस पूरी केल्विन साइकिल से सवाल आता है। सो आई एम प्रीटी श्योर प्यारे बच्चों कि इस छोटे से कॉन्सेप्ट को अगर हमने डिटेल में समझा तो अब इनके क्वेश्चंस को भी हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो चुटकियों से सॉल्व करने वाले इन क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं एंड लेट अस सी कि कितने बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। मेरी गारंटी है कि पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन देखते ही तुरंत आंसर आएगा, राइट? चलो सो क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं रीनीट 2026 का, यानी सबसे रीसेंट पेपर को पिक किया तो एक क्वेश्चन मिला, द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द कार्बोक्सिलेशन इन द केल्विन साइकिल इज। सिंपल सा 4 मार्क्स का क्वेश्चन, एक चुन्नू सा क्वेश्चन, राइट? सो इफ यू कैन सी कौन सा आंसर होना चाहिए, व्हाट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोक्सिलेशन, वी ऑल नो इट इज नथिंग बट द रुबिस्को, रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ऑप्शन सी माय लवली किड्स इज द करेक्ट आंसर। सी, सभी लोगों ने पहली बार देखते ही इस क्वेश्चन को कर दिया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों रीनीट से ही पूछा गया है, यानी एक ही पेपर में 2 सवाल आ गए। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी है। हाउ मेनी एटीपी एंड एनएडीपीएच मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू द केल्विन पाथवे। कम ऑन, जो पूरा कंक्लूजन निकाला ना वही क्वेश्चन बन गया। देखा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट 9 10th का नीट एग्जाम में आपको डायरेक्ट विद इन द सेकेंड्स मार्क्स दिला रहा है, राइट? वी ऑल नो एटीपी और एनएडीपीएच की बात करें, 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएच हमें चाहिए। सो ऑप्शन ए प्यारे बच्चों इज द करेक्ट आंसर। Isn't it easy and peasy and fun, right? Let's move on to the next one. एक और क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। How many turn of Kelvin cycle are required for the formation of everyone 3 molecules of glucose? इस क्वेश्चन को करिए सभी लोग। अब आप सभी जानते हैं एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी साइकिल, तो 3 बनाने के लिए कितनी साइकिल। इट्स वेरी इजी, isn't it? आई एम गोइंग टू गिव यू टाइम, थोड़ा सा सोचो और बताओ क्या आंसर होना चाहिए, राइट? बेटा अब देखो, एक ग्लूकोज बनाने के लिए मुझे पता है 6 केल्विन साइकिल काम करेंगी। बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स पर चल रहा है सारा हिसाब, ठीक है? 3 ग्लूकोज बनाने हैं तब क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया, आंसर आ गया 18 साइकिल्स। So option C, my lovely kids, it is the answer. And this question was asked in NEET 2026, यानी री-नीट से पहले वाले नीट में अगर बात करें, एक क्वेश्चन एज इट इज आ गया। लगातार आ रहे हैं क्वेश्चन बेटा। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है? दैट वाज फ्रॉम नीट 2025। सो री-नीट 26 कर लिया, नीट 26 कर लिया, नीट 25 भी कर लेते हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रुबिस्को इज ट्रू। रुबिस्को के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये हमें बताना है। Let us follow these. It has higher affinity for oxygen than carbon dioxide. It is an enzyme involved in photolysis of water. It catalyzes the carboxylation of RUBP. It is active only in the dark. बताओ, कितना इजी क्वेश्चन है। अगर रोल पता है ना, इंस्टेंटली आंसर हो जाएगा, इंस्टेंटली, ठीक है? रुबिस्को हम सभी जानते हैं, वैसे तो इसके 2 रोल हैं, क्या है, कार्बोक्सिलेज है एंड ऑक्सीजनेज भी है। हालांकि अगर हम देखें ना प्यारे बच्चों, कार्बोक्सिलेज CO2 के लिए रुबिस्को की एफिनिटी काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, राइट?
दैट इज वाई पहला स्टेटमेंट तो यही गलत हो गया। इट इज एंजाइम इन्वॉल्व इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इट कैटेलाइजेस द कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी, पहला स्टेप जो है केल्विन साइकिल का आरयूबीपी से बनाया टू मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट, दैट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ Rubisco. So option C is the correct answer and it is active only in the dark. It is not true. ठीक है, डार्क रिएक्शन बेटा सिर्फ रात को ही नहीं दिन में भी तो होता है। इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अंधेरे से डार्क रिएक्शन का लेना देना नहीं है, राइट। डार्क रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को यूज करता है, बस दैट्स इट। ठीक है, दैट इज वाई स्टेटमेंट डी भी रॉन्ग है, यानी हम सभी को पता है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ प्यारे बच्चों, इतने क्वेश्चन किए तो 2024 का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जस्ट टू शो कि हर साल यही छोटे छोटे क्वेश्चन 9th और 10th के फाउंडेशनल कोर्सेज से बनते हैं। ठीक है, लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2024। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एंड NADPH are required for every molecule of CO2 fixed in the Kelvin cycle? या तो पूरा ग्लूकोज पूछते हैं या 3 ग्लूकोज पूछते हैं। अब क्वेश्चन पूछा कि ग्लूकोज के एक कार्बन के लिए आपको कितने मॉलिक्यूल चाहिए एटीपी और NADPH के। सो हियर आर द ऑप्शंस बेटा, जस्ट गो थ्रू दैट विद इन द 5 सेकंड आप अपना आंसर कर दोगे 5 सेकंड में। ठीक है, क्वेश्चन के अगर हम आंसर को देखना चाहें, हम सभी जानते हैं एक केल्विन साइकिल पूरी होने का मतलब है एक कार्बन को फिक्स करना, एक कार्बन को ही तो फिक्स करना है यहाँ पर, यानी कि 3 ATP और 2 NADPH। इफ वी फाइंड आउट द ऑप्शन वी आर डन कि भैया ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। दैट्स इट। सी, अब बेटा इस सेशन में मैं तो सिर्फ आपके लिए 4 लगातार नीट के पेपर से क्वेश्चन पिक करके लाया हूं। ठीक है, लेकिन हर एक साल में इस टॉपिक से क्वेश्चन आना डिसाइडेड है। ठीक है, 1, 2 और लकी हो तो 3 क्वेश्चन भी आते हैं। और सोचो कितना फन और कितना इजी है, अगर हम 9th और 10th के फाउंडेशनल कोर्सेज को कंप्लीट कर लें तो नीट कर पाना कितना आसान होगा, isn't it? That is why प्यारे बच्चों हम लेकर आए हैं आपके लिए संगम। ये वो संगम है प्यारे बच्चों जो हमारे माइंड को ओपन करता है, ठीक है, एक्सेप्टेंस लाता है और हमें रियलाइजेशन कराता है कि कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है अगर सही समय पर चीजों को शुरू किया जाए, राइट। अगर हम पहली बार रेस में दौड़ रहे हैं तो उसके पीछे हमारी 3 से 4 साल की मेहनत होनी चाहिए, तब जाकर आप पहली रेस में पहली बार पहला ही मेडल ले लोगे, है कि नहीं। दैट इज वाई दिस संगम सीरीज इज हेल्पिंग यू आउट माय लवली किड्स। कैसे फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट हमें अपने मेन टारगेट को अचीव करने में हेल्प करते हैं। So that was all from my side for today's short session. But now you tell me my lovely kids, जब हम दूसरी बार मिलेंगे तब कौन से टॉपिक का संगम हमें करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करिए एक्स्ट्रा मार्क्स फाउंडेशन चैनल, और कमेंट करना मत भूलना कि सर नेक्स्ट संगम किस बायोलॉजिकल टॉपिक का होना चाहिए। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Take care, keep learning, keep shining.